सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज जिस तरह से हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस पर आज फिर समाअत की और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया कि आप 8 फरवरी से पहले क्या थे, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 8 फरवरी से पहले हम सियासी जमात थे, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद पार्लिमानी जमात बन गए। जबकि चीफ जस्टिस ने एक मौके पर रिमार्क्स दिए कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेते तो सारे मसाइल ही हल हो जाते। अदालत ने अगली समाअत अब 24 जून तक मुलतवी कर दी है और मिले जुले रिमार्क्स हमारे सामने आ रहे हैं। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि 13 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट में इसी केस की समाअत हुई थी। समाअत में जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि जनाब ये जो इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात हुकूक से महरूम हो जाती है। ये उन्होंने सवाल किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के लिए मुतनासिब नुमाइंदगी का होना ज़रूरी है। आइन की मंशा है कि जिस जमात की जितनी नशिस्तें बनती हैं वो दी जाएँ, और ये सारी जो सिचुएशन अब हमारे सामने बन चुकी है, जिसमें हमारे सामने रिमार्क्स भी आ रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक मौके पर ये कहा कि जनाब ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अगर कोई गलती हो भी गई थी तो ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि उसको दुरुस्त करता। अब ये सारा मामला क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है और क्या रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, जो अब तक के रिमार्क्स हमारे सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए क्या सिचुएशन बनेगी, और इन केस अगर रिजर्व सीट्स मिल भी जाती हैं तो उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा, आगे क्या रुख इख्तियार करेंगे हालात। ये सवालात हमारे सामने। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, उसके साथ साथ लगारी साहब, नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए, और डॉक्टर दानिश भी कराची से वीडियो लिंक के हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो अभी हम रिमार्क्स देख रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो रिजर्व सीट्स का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत ये केस, बैरिस्टर गौहर साहब बड़े पुरुमीद हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि ऑब्जर्वेशन देखकर सुप्रीम कोर्ट की ये लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि जनाब जो ये मखसूस नशिस्तें हैं जो वो क्लेम करते रहे हैं वो उनको वापस मिल जाएंगी। आपको क्या दिखाई दे रहा है सारी सिचुएशन से? देखिए आमना, आमतौर पे हमने यही देखा कि जजेस हजरात जब अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे तो उससे एक मूड बन जाता है, एक मिजाज बन जाता है और एक मैसेज बड़ा वाज़े तौर पे जाना शुरू हो जाता है कि अदालत किसी पर्टिकुलर केस में क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है और इवेंचुअली वो क्या फ़ैसला देगी। आप देखें कि चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ मुझे लग रहा है बड़ा वाज़े तौर पर जो है ना वो इस मामले पर बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो आपने बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारा मसला ही वो था। दूसरा उन्होंने ये बात की कि जी डे 1 से ही कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। असल पोजीशन में कहते हैं लेफ्ट कोट एंड कोट, असल पोजीशन ये है कि सुन्नी इत्तेहाद ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं। तो वो तो वाज़े तौर पे एंड सो मैनी वर्ड बता रहे हैं कि जी यू डोंट डिज़र्व टू बी गिवन दिस सीट्स। चलें, लेकिन साथ आप देख लें आज मेरा ख्याल है जो मुझे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग लगी है जस्टिस मुनीब अख्तर की है। वो कहते हैं कि सारी बुराई की जड़ जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी गलती नहीं, गलतियों की वजह से उन्होंने कहा है कि इतनी एरर्स किए हैं कि जिसकी वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ। तो बज़ाहिर तो आमना लग रहा है कि मूड जिस तरह नज़र आ रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट का, वो लगता है कि फ़ैसला आगे चल के ये लगता है कि सीट्स जो है ना ये ले ली जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कहीं भी जहाँ भी अभी आप जिक्र कर रही हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता कि उसकी सीटें किसी और को दे दी जाएँ। बहरहाल यहाँ पे एक सिलसिला हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए आमना, हमारी सुप्रीम कोर्ट आइसोलेशन में फ़ैसले नहीं करती, वो ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखती है, वो मूड भी लोगों का देखती है। उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट इस वक्त आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि इस वक्त जो महाजराई जुडिशरी में और इस्टेब्लिशमेंट में है वो भी एक अपनी जगह बड़ा इशू है। यही वो अदालतें हैं कि जहाँ से इसी इमरान खान साहब को, बानी PTI को हमने देखा रिलीफ नहीं मिल रहा था, या 10 माह से ज़्यादा हो रहे हैं। अब आप देखें महीने 1.5 महीने में रिलीफ मिलना शुरू हो गया। 2-3 केसेस और भी हैं उनके। तो पर्टिकुलरली अब इस मौके पे तो यही कहा जा सकता है कि एक तो है कि हुकूमत कल फंसी हुई है। वो जो एक फ़ैसला आया हुआ है उनके ख़िलाफ़, जो अभी आपने देखा साइफ़र में, वो जा रहे हैं अपील करने के लिए, एक समझ में आ रही है। दूसरी तरफ ये लग रहा है कि जी आप इस मसले पे वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, क्या होगा। मुझे लगता है कि ये शायद यही वजह थी कि जिस दिन आपने देखा कि ये फ़ैसला रोक दिया गया और सीटें ले दी गई वापस,
तो जो प्लान था हुकूमत का 2/3 मेजॉरिटी के साथ, वो कहा जा रहा था कि 2 जजेस को, 2 टॉप मोस्ट अपॉइंटमेंट को कहते थे, कहा जा रहा था कि जी उनको एक्सटेंशन दी जाएगी, वो मामला रुक गया था। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो स्टैंड स्टिल होती चली जा रही हैं। मेरे ख्याल आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है देखने वाली बात है। आखिरी बात आमना ये है कि ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि इतना इंपॉर्टेंट मसला है कि आपने एकदम से 24 तारीख डाल दी, इतने दिन क्यों? और उसके बाद यह है कि 24 तारीख के बाद ही कहा गया कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना इसकी हेयरिंग होगी। तो मेरा ख्याल है ये कान खड़े हो गए होंगे डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट के भी और हुकूमत के भी, और ज़हन में रखनी चाहिए कि जदीद हज़रात जिस तरह सोच रहे हैं, आज 2 फैसले फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह के बड़े दिए हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। तो अब देखना ये कि आंदा आने दिनों में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है। आखिरी बात यह है कि जो इस वक्त सियासी चपकलिश का माहौल बन गया है, अदम इस्तेकान का माहौल बन गया है, कोई चीज़ अपनी जगह ठीक होती नज़र नहीं आ रही, बजट हो ना हो, और जो मामलात हमारे चल रहे हैं गवर्नमेंट अपोजिशन ताल्लुकात, अदारों के दरमियान ताल्लुकात, वो एक अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि वो ख़राब हो गए हैं और ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। जी लगारी साहब, आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त, एक तो सारे रिमार्क्स देखते हुए ये केस क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, मूड आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूसरा ये कि जिस तरह से एहतशाम साहब ने भी कहा कि 24 जून को जाके इन्होंने तारीख दे दी है, इस मसले को आपने समझते कि जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाता, ये इतनी तवालत नहीं देनी चाहिए थी? देखिए, एक तो ये है कि मैं या कोई भी शख्स, चाहे वो एहतशाम साहब हूँ, मैं हूँ या कोई भी हो, वो डिक्टेट नहीं कर सकता है। ना इस तरह के हम किसी को मशवरा दे सकते हैं कि कौन सी तारीख रखी जाए, कौन सी तारीख ना रखी जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ही है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने हैं। लेकिन एक बात बहुत वादे हो गई है कि पोजीशंस जो हैं, जिस बात की मुझे शिकायत रही है कि काबिल एहतराम जज साहिबान अपनी अपनी पोजीशंस पर लेकर सामने आ गए हैं। ये जो लाइव की स्ट्रीमिंग है उससे हमें बहुत कुछ सामने समझ में भी आ रहा है, देखने को भी मिल रहा है, हम उसको देख भी रहे हैं और उससे हम समझ भी रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है कि हम समझ ना रहे हों, लेकिन हो सकता है कि हम कम से कम किसी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि हम समझ जाएं कि क्या सूरत हाल, क्या रुख अख्तियार कर रही है, इसलिए और पोजीशंस कैसे वाज़ेह हो रही है, और जज साहिबान हतमी फैसले तक पहुँचने से पहले अपनी अपनी पोजीशंस को कैसे वादे कर रहे हैं। ये इस बात को मैं खुशाइंद नहीं कहता हूँ, इस बात को मैं अफसोसनाक कहूँगा कि जज साहिबान जो है पोजीशन ले लें और पोजीशन लेने के बाद अपने उन पोजीशंस के मुताबिक अपने ख्यालात का इजहार करें, या ये कि वो एक दिल है जानिबदार, उस जानिब को चल पड़ता है जिस जानिब हो यार। तो वो ये देख रहे हैं कि यार किस जानिब है और किस तरफ जाना है। असल बात यह है कि आप ये देखें कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, आइन की शिकें क्या कहती हैं, और कानून इस सिलसिले में ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर तो डॉक्टर दानिश ही इसकी वजाहत कर सकेंगे कि कानून और आइन का क्या कहना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक जमात है जिसका नाम PTI है, जिसने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद जो इलेक्शन करवाए थे उनके ऊपर शकूक व शुबात थे और उनके ऊपर उनकी पार्टी में ही चैलेंज हो गए थे, और उसकी इस वजह से ये सवालात से सूरत हाल पैदा हुई और दोबारा भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। इलेक्शन तो अब भी करा लेना चाहिए था और उन्हें फ़ौरन ये अमल पूरा कर लेना चाहिए था। फिर उन्होंने अपनी एक लिस्ट भी दी थी जो इलेक्शन कमीशन नहीं मानी थी, इस बुनियाद पर नहीं मानी थी कि जनाब आपकी मखसूस नशस्तों की सीट इसलिए नहीं मानते हैं कि आपने अपने पार्टी इंतखाबात नहीं कराए हैं। और दूसरी जानिब ये हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है उसने बतौर पार्टी इलेक्शन खुद ही नहीं लड़ा, उनके अपने उम्मीदवार भी अपने निशान पर इलेक्शन नहीं लड़े, जो उनकी पार्टी के सरबराह जो हैं तो वो भी इस तरह से जो है वो नहीं लड़े हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो ख़ुद कहे कि जी मैं पार्टी हूँ और पार्टी के तौर पर सीट मांग रहे हैं हम, तो ज़ाहिर है अब कोर्ट कोई रास्ता निकालेगी और इसी रास्ते से हमें समझ में आएगा कि कोर्ट क्या रास्ता निकालती है। और ये फ़ैसला बहरहाल वो होगा, एक मुनक़सिम फ़ैसला होगा और ये फैसला मुत्तफ़िका और एक साथ और इत्तेफाक के राय से नहीं होगा। मुत्तफ़िका फैसला तो कुछ भी हो सकता है, कह रहे हैं, लेकिन आपको मेजॉरिटी क्या दिखाई दे रही है कि फैसला हक में आने जा रहा है? नहीं, कुछ भी मेजॉरिटी कुछ भी हो सकती है, मेजॉरिटी कुछ भी हो सकती है और ऐसा नहीं है। बात यह है कि पोजीशंस लेने के बाद जज साहिबान और उससे पहले जो असल महाज़ारी इंतज़ामिया के साथ अदलिया की शुरू हुई है उसके भी गुल खिलेंगे आगे जाकर, हमें पता चलता जाएगा कि क्या होता है। इस मरतबा अगर रोक भी लिया गया है कि जनाब आइन में तरमीम नहीं की जा सकेगी और जजेस की पोजीशन चेंज नहीं की जा सकेगी,
तो ये मौका भी आने का कोई वक्त नहीं लगता है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि नतायज जो हैं वो आज नहीं तो कल फिर कुछ और भी हो सकते हैं। तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमें आज के मनसब के लिए, ओहदे के लिए, अपनी ज़ात के लिए या अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए नहीं देखना चाहिए। वसीतर मफाद में दूरस निगाहों के साथ हमने चीज़ों को देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक तो आपसे आईनी रहनुमाई में चाहूँगी इस केस को लेकर। टेक्निकली इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो ये कि मखसूस नशिस्तें जो सारी सिचुएशन को देखते हुए ये भी एक पॉइंट सामने आया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अगर गलती हुई तो इसको सही करना इलेक्शन कमीशन का काम था। ये पॉइंट कितना, ये रिमार्क्स कितने वैलिड थे। दूसरी चीज़ ये कि अगर इन केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो सीट्स हैं, मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई क्लेम कर रही है, वो उनको मिल जाती हैं, उसके बाद क्या नक्शा बनेगा, सियासी नक्शा? आइन का आर्टिकल जो है वो मैं तो कहता हूँ कि जो आर्टिकल 51-17 का हवाला दिया जा रहा है, इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, वो सब मौजूद है और इस पर क्रॉस हो रहा है और जजेस बड़े डिटेल में इसको एक एक नुक्ते के ऊपर क्रॉस हो रहा है। हर जज अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। उसमें बहुत सी चीज़ें इस्टेब्लिश भी हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं एक्सपोज भी हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका फ़ैसला क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे आएगा, ये बात की बात है। अभी तो मैं ये बताऊंगा कि अगर इस इलेक्शन डिस्कशन में अगर ये चला जाए कि आइन का आर्टिकल 226 और 51 दोनों तसादुम है एक दूसरे से, क्योंकि 226 ये कहता है कि पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस हैं, जितनी भी सीटों के इलेक्शंस हैं, वो वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर के अलावा सारे के सारे इलेक्शन जो हैं वो खुफिया बैलेटिंग से होंगे। तो फिर ये रिज़र्व सीट का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? ये रिज़र्व सीट जो है वो क्यों है? ये अक़लियत की सीट क्यों है? 51 अक़लियत की एलोकेशन करता है, 227, 226 टोटल इसकी नफ़ी करता है। तो मेरा ख्याल है अगर कोई इस नुक्ते को इस वक्त जो फुल कोड बना हुआ है डाल दे तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो मैं हालात देख रहा हूँ कि जुडिशल एक्टिविज़म, क्योंकि ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम है। जुडिशल एक्टिविज़म और अदालतों के गैर मेयारी, गैर कानूनी और गैर आइनी नज़रिया ज़रूरत और पसंद के फ़ैसले ने मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। अदालतें, पूछ रहे हैं लोग कि अदालतें पॉलिटिसाइज हो चुकी हैं। आज का सियासी अदम इस्तेहकाम सियासी नहीं रहा बल्कि अदालती बन गया है। आज मईशत को सियासी अदम इस्तेहकाम से ज़्यादा अदालती फ़ैसलों जो गैर मेयारी, गैर आइनी, गैर कानूनी फ़ैसले हो रहे हैं उससे ख़तरा हो गया है। मुल्क मईशत की तरफ रास्ता बन चुका है। दुनिया देख रही है, पाकिस्तान संभलने जा रहा है, लेकिन अदालतों में जो फैसले आ रहे हैं उससे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है, कौमी सलामती को ख़तरा हो रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, मेरे मुंह में खाक, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन एक आवाज़ आ जाए बहुत जल्दी कि मेरे हम वतनों, क्यों? क्योंकि पैदा आपके यही लोग कर रहे हैं जो अदालतों में बैठे हुए ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसका ना सर है ना पाँव है। और अगर मैं कहूं कि अदालतों में फैसले नहीं होते हैं तो उठा के देख लें माजी 1956 से करीब में देख लें आप कि जनाब एक सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच फैसला देती है कि तायात नायल किया जाए, 7 रुकनी बेंच जो है 9 रुकनी कहती है ये फैसला गलत है, उसके बाद कोई और फैसला आता है वो कहते हैं ये फैसला गलत है। अदालतें पाकिस्तान की तबाही की अहम जिम्मेदार हैं। वो फैसले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस हो, यूसुफ रज़ा गिलानी का केस हो, या ऐसे इमरान ये आपके नवाज शरीफ साहब का केस हो, और अब भी ये सुधरे नहीं है, अब भी ये संभले नहीं है। ऐसे गैर कानूनी, गैर आईनी फैसले दे रहे हैं जिससे ऐसे कौन से फैसले आ गए जिन पे आप सलामती को खतरा है, जिन पे आप अदालतों पर तनकीद कर मैं चाहना चाह रही थी, लेकिन हमारे पास डिस्कशन के लिए डिस्कशन के लिए हमारे पास टाइम बड़ा कम होगा। मैं जुल्फ़िकार साहब की जाने बढ़ूंगी। जुल्फ़िकार साहब, ये सारे मामले को देखते हुए एक तो वही अगेन सवाल आपसे भी कि आपको क्या लग रहा है रिजर्व सीट्स के मामले में कहाँ रिलीफ मिलने जा रहा है? क्या पीटीआई को रिलीफ मिलेगा, या ये मामला जिस तरह से पहले था रिजर्व सीट्स उनको नहीं मिली, ये उनके हक में फैसला नहीं आएगा? सारी सिचुएशन को, और मेरे सवाल का जवाब वही रह गया। डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछा था कि अगर इन केस ये सीट्स मिल जाती हैं तो उसके बाद सियासी नक्शा क्या होगा? देखें,
पहले तो ये देख लें कि ये मामला बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और जाहिर है पूरे पाकिस्तान की नज़रें यहीं लगी हुई हैं। और जो आपका नुक्ता है बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर ये फैसला आ जाता है, सीटें उनको जो हैं वो सीटें उनको मिल जाती हैं, उसके बाद सियासी तौर पर क्या मामला होते हैं। अब उस पर आ जाएं कि आप पहला वाला आपका जो कि क्या इसके आपको क्या लग रहा है। मुझे देखो, अगर आप तो जो जजेस बाज़ औक़ात जो बात करते हैं, जो रिमार्क्स उनके होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन उनकी होती हैं, वो बात करते हैं। इन लाइटर नोट भी जो है वो फैसल सिद्दीकी को जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा कि नहीं ये बताएं वो बताएं, तो और जजेस की जो रिमार्क्स आ रहे थे उसमें भी कुछ लगता है कि जजेस के दरमियान में डिवीज़न है। ये रिमार्क्स को अगर आप उसको देखें, उनके रिमार्क्स की बुनियाद पर क्लियरली जैसे उनको अब अगर इस रिमार्क्स को अगर आप देख लें कि चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई अगर आप इलेक्शन करा देते तो ये मामला ही ना होता, सही, तो इसको लोग किस तरह देखते हैं? बहुत लोग इसको देखते हैं कि नहीं जी कोई फैसला नहीं आने वाला, बिल्कुल वो उसको आप हेल्ड करेंगे पेशावर उसके हाई कोर्ट को। अब इस वक्त जो कुछ भी होगा वो फैसला जब आएगा और 24 तक ले गए, ये बहुत अहमियत का अमल है। 2 दिन में भी दे सकते थे, अगले दिन दे सकते थे, 3 दिन 4 दिन में दे सकते थे ये फैसला। तो ये ईद के बाद 24, क्या ये चीज़ें थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएगा टेम्परेचर, क्या और कोई इसका रास्ता निकलेगा? और ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि ये अर्जेंट मैटर नहीं है, इससे कोई क़यामत नहीं आएगी कि हम इसका फैसला भी दें या 24 को दें। लेकिन चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के ये हम यहाँ बैठे हुए हैं कानून को देखकर, हमने इलेक्शन कमीशन या किसी उस पर नहीं चलना है, हमने कानून के मुताबिक चलना है। अब वो उसको कानून के मुताबिक चलाते हैं, क्या फ़ैसला देते हैं, किस तरह वो देते हैं, ये पता चलेगा। कुछ लोग अगर बैरिस्टर गौर या दूसरे लोग अगर चाह रहे हैं, वो शायद कल वाले फैसले को देखते हुए उनकी बरियत जो है पीटी अपने पार्टी के जो हेड हैं, बानी हैं, उनके बरियत को देखते हुए वो सब कुछ अब ठीक नज़र उनको आ रहा है। और अगर ये फैसला उनके बरखिलाफ आ जाता है तो कहेंगे कि जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बड़ा ठीक था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऊपर वाले कोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे ही उन्होंने चीफ जस्टिस को अदब का निशाना बनाया और अंडर जिसको हमने कल बात भी की, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि वो इनसे अलग हो जाएं और क्या। तो आज के बाद अभी इनका बानी पीटीआई के का बयान या उनके पार्टी का बयान नहीं आया, ताज़ा उनका रिएक्शन क्या है। अब लास्ट मैं इसमें कह दूं कि अगर आप कहती हैं कि अगर ये सीटें उनको मिल जाती है लामाला, तो सीटें बहुत फर्क पड़ेगा, जाहिर है वो स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक ले लें, ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर उसके बाद आके आप कंप्लीट करिएगा अपना नुक्ता। इस हवाले से एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस तरह से जनाब हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो 19 अप्रैल को एक इंतखाबी अमल शुरू हुआ और इतवार के रोज़ वो ख़त्म हुआ, अब रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। मोदी की अगर हम बात की जाए, उनके दौरे हुकूमत में भारत चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन हालिया इंतखाबी नताइज अब ये हम जो हमारे सामने आ रहे हैं उससे ये अब दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि जो अवाम है वो मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसी से तंग है और उन्होंने मोदी का जो इंतहा पसंदी का एक बयानिया था उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। हमने देखा कि इंतखाबात से कबल और नताइज के ऐलान तक मोदी सरकार ने मुखालिफिन को दबाने के लिए हर हरबा भी इस्तेमाल किया, झूठे मुकदमात बनाकर गिरफ्तारियां करवाईं। इस सब की बड़ी मिसाल अरविंद केजरीवाल की है। और अब बीजेपी के हालात ये हैं कि 2/3 अक्सरियत के दावे करने वाली बीजेपी का हर ख्वाब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 400 की क्लेम कर रहे थे, लेकिन 300 का हिस्सा भी उबूर करना मुश्किल हो गया है। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें अभी हमने देखा कि जो अपोजिशन रहनुमा थे, कांग्रेस रहनुमा, उन्होंने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने अपना स्टांस भी सामने रखा है। अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंडिया जीत गया और मोदी हार गया, ये क्लेम किया जा रहा है। अब क्या सिचुएशन आगे जाके बनने वाली है, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, अपने पैनलिस्ट की तारीफ पढ़ते हैं। लगारी साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ये अभी भी मोदी के पास चांस है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं किसी इत्तेहादी को साथ मिला के, लेकिन आपको लगता है कि किसी पार्टी का झुकाव होगा, कोई इंटरेस्ट लेगा बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाने में? क्योंकि जो हमने इन माजी में 1 दिहाई तक हमने देखा जो पॉलिसीज़ रही हैं मोदी सरकार की, और जिस तरह से उनके खिलाफ जो एक कंट्रोवर्सीज़ भी रही हैं, सामने रही हैं, तो सारी सिचुएशन को देखते हुए क्या नक्शा बनेगा वहाँ पर?
देखिए, पहले ही जो मेजर पार्टियां हैं ना, वो इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन लड़ रही हैं। वो इनफरादी तौर पर भी सीटें हासिल कर रही हैं और ग्रुप की सूरत में भी, उनकी पार्टी इत्तेहाद की सूरत में वो सीटें हासिल कर रही हैं। कल गुज़श्ता रोज़ जो है, गुज़श्ता कल और परसों लगातार मैं इंडियन चैनल्स देख रहा था और ऐसा धुआंधार वो चल रहा था, बहस चल रही थी कि मोदी ने सफाया कर दिया है, अपोजिशन कहीं वजूद ही नहीं है। वो मोदी को 380 से 400 के दरमियान सीटें दे रहे थे और अपोजिशन को 100 से 120 के दरमियान की सीटें जो हैं वो दे रहे थे, और बाकी पार्टी को गिन ही नहीं रहे थे, किसी खाते में नहीं। और तमाम जो सर्वे आ रहे थे वो लग रहा था कि मोदी ने सफाया कर दिया है, लेकिन इलेक्शन के नतायज ने वो सारी चीज़ों को उलट के रख दिया। सब ख़ास तौर पर वह समय सब ये कह रहे थे कि जनाब वो तो कमाल हो जाएगा, यूपी जो है वो तो गढ़ है बीजेपी का, लेकिन यूपी ने उस गढ़ को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। यूपी एक बहुत बड़ा झटका लगा है मोदी को। यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है, सोशलिस्ट पार्टी जो है, उसने बड़ी कामयाबी हासिल की है और मोदी से वो आगे चली गई है। समाजवादी पार्टी ने मोदी की पार्टी से ज़्यादा सीटें इस वक्त जो लीड ले रही है वो समाजवादी पार्टी ले रही है यूपी में, और उसके बाद बीजेपी है, फिर उसके बाद जो है वो कांग्रेस है। इसी तरह से राजस्थान और हरियाणा में कोई सोच ही नहीं सकता था कि गांधी को शिकस्त, उसको मोदी को शिकस्त हो सकती है। मोदी के शिकस्त के बारे में किसी ने तसव्वुर तक नहीं किया था कि यहाँ पर जो है कोई उसको चैलेंज करेगा, ये कोई पार्टी इसके मुकाबले में आ सकेगी। लेकिन दोनों मकामात, दोनों सूबों में, राजस्थान में भी और हरियाणा में भी बीजेपी को शिकस्त का सामना साफ नज़र आ रहा है कि वो शिकस्त की तरफ बढ़ रही है। इसी तरह ये भी है कि जनाब दीगर सूबों में, बिहार में भी ऐसा है कि कांग्रेस के इत्तेहादी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनकी बालादस्ती है इसके ऊपर, बीजेपी पर वो एक बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में जो है वो तमिलनाडु में सफाया हो गया है बीजेपी का। जी 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 इत्तेशाम साहब, बीजेपी का जी तमिलनाडु का सफाया हो गया तमिलनाडु का। जी मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ को आ रहा हूँ। झारखंड में जो है ये हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक इत्तेहाद था और एक पार्टी थी, और उसके साथ जो है वो कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने जो है वहाँ से बीजेपी को साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने तमाम सीटें हासिल कर ली हैं, और दिल्ली की भी तमाम सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। और जैसे बता रहे थे जनाब इत्तेशाम साहब कि तमिलनाडु में उसका सफाया हुआ है। तमिलनाडु में उन्होंने बड़ी मेहनत करके कुछ सीटें हासिल की थी 2019 के इलेक्शन में और उससे पहले भी, लेकिन अब जो है उन्होंने एक बड़ा धचका पहुंचा है उसको, और एक बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। और इसी तरह से दीगर रियासतों में भी उसकी सूरत हाल ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो हुकूमत बनाएंगे। आज जो बड़ा अहम ऑब्जर्वेशन थी, एक अहम ऑब्जर्वेशन ये थी कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी की कि जनाब बीजेपी अपना यूपी के अवाम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को कामयाबी दिलाई है। कॉन्स्टिट्यूशन जीत गया है और मोदी हार गया है। यूपी की वजह से जो ये सूरत हाल पैदा हुई है, अब ये मोदी के हाथ में नहीं रहा कि वो इलेक्शन अपना आइन के अंदर कोई तरमीम कर ले अपनी मनमानी, और अपोजिशन के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में हो। तो ये चीज़ें अब शायद मेरे ख्याल में उल्टी चक्की चलना शुरू हो जाएगी, और हमें वो दिन भी देखना पड़ेगा कि जब रियलाइजेशन आएगा कि जनाब कश्मीर में जो इक़दाम किए गए हैं और वहाँ पर जो वहाँ के इंडियन आइन के जो यकीन दहानियाँ थी कश्मीरी अवाम को जो वापस ले ली गई थी, हो सकता है कि उन्हें नई हुकूमतों को या नई सूरत हाल में वो सारी चीज़ें उन्हें वापस करनी पड़े और कश्मीर के लोगों को कम अज़ कम उस सतह पर वापस लाया जाए जहाँ पर 2018 में वो थे। जी ये इत्तेशाम साहब, आपको क्या लगता है ये जो अखंड भारत का एक आइडिया था, ये भारत को समझ में नहीं आया? और दूसरा ये कि क्या फैक्टर्स मज़ीद बने कि जिस तरह से मोदी सरकार समझ रहे थे कि जी ये बारी भी उनकी है, तो ऐसे क्या फैक्टर्स बने हैं कि इस बार वो मुश्किलात में दिखाई दे रहे हैं? और आगे जाके आपको क्या दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने में कामयाब हो पाएंगे मोदी सरकार? देखिए, हम ना फौरी तौर पे तो मुझे लगता है कि जिससे एक बहुत बड़ा सेटबैक मोदी को, उसकी पार्टी को हुआ, उनके अलायंस को हुआ, उसकी वजह ये थी कि 2 दिन पहले जो इन्होंने एक जलसे में ख़िताब किया था, उन्होंने कहा था कि जी मोदी ने कहा था मुझे 400 सीटें चाहिए अपना एजेंडा पूरा करने के लिए। आपने देखे अगले दिन एग्जैक्ट सर्वे एक पोल आया
और उन्होंने कहा कि जी मोदी साहब जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। और जब उन्होंने कहा कि ठीक है और ये कि 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो आमना स्टॉक मार्केट ऐसे ऊपर गई। आज स्टॉक मार्केट स्टीप फॉल है उनका, ऐसे नीचे आई है। तो देखें ये बदएतमादी जो पैदा हुई ना लोगों में, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो वो कहते हैं कि जी सेकुलरिज्म का चेहरा आज बिगाड़ के रख दिया। दूसरा 200 मिलियन मुसलमान हैं, 20 करोड़, उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया। अभी देखिए सारा का सारा फोकस वो हिंदुओं के ऊपर था। हिंदू मेजॉरिटी, वो तो ओपनली कह रहे थे कि जी हिंदू स्टेट बनाएंगे। आप देख लें मुसलमानों की मस्जिदें और इबादत गाहें जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है। 200 से ज़्यादा जो है ना वो गिरजाघर अब तक हमने पिछले देखा 8-10 सालों में वो तबाह कर दिए गए। तो उनका तो एजेंडा यही था, लेकिन अब उनको पता चल रहा है और कि ये क्या हुआ। और एक और ख़बर ये है कि कॉरपोरेट सेक्टर जो ख़ास तौर पे जो मीडिया जिनके हाथ में था उनके भी हाथ पांव फूले हुए हैं। उसकी वजह कि कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि ये राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी बाकियों के साथ मिलके इस वक्त 191 सीट्स हैं उनकी और 292 उनकी हैं। तो लगता है कि अभी तो रिजल्ट आ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी इनकी मेजॉरिटी हो जाए। हुकूमत तो आमना वो बना लेंगे, सिंपल मेजॉरिटी से तो मोदी की हुकूमत बन जाएगी, तीसरी मरतबा वो जरूर इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब बड़ा शदीद दबाव आएगा। वहाँ पे जो प्रेस पे पाबंदियाँ हैं कोई बात ही नहीं कर सकता। और इसी तरह से आप देख लें कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग, सिविल सोसाइटी, वो वकला हजरात जो बात करता है उसकी पिटाई होती है, उसके घर को जला दिया जाता है। इतना टेरराइज कर दिया था लोगों को। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग बोलेंगे और आज से अब देखने के ये सर्वे आने के बाद लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। तो मेरा ख्याल है असल बात यह है कि ये जो हिंदुस्तान को एक तंग नज़र और स्टेट बनाया गया, मोदी ने बनाया, मुसलमान दुश्मनी के ऊपर इलेक्शन लड़ा और जिस तरीके से बाकी अक़लियतों पे जुल्म हुआ, चाहे इवन तो और छोटी ज़ात के जो हिंदू हैं उनके ऊपर भी जुल्म होता रहा है। तो मेरा ख्याल है ये एक आई ओपनर है आम लोगों के लिए और वहाँ के लोग रहने वालों के लिए कि भाई ये तीसरी मरतबा आप जो बना तो दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है आखिरी बात कि वो जो अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते थे, कुछ लोगों का ख्याल था कि बहुत जुल्म किए, बहुत ज्यादती की, अब वो अपने आप को ठीक करेंगे। इस इलेक्शन के बाद आखिरी बातें करने के बाद मुसलमान दुश्मनों के, मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी के लिए आइंदा अच्छे शुगुन होंगे। जी जुल्फ़िकार साहब, एक हम पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हमेशा आपके इंतखाबी अमल में उनका एक इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर भारत के मामले में इन्वॉल्वमेंट है तो आपको क्या लगता है कि ये इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनका झुकाव किस जानिब होगा, उनके लिए सूटेबल क्या बनेगी सिचुएशन? मोदी सरकार जिस तरह से उन्होंने एक इंटरनेशनल लॉबी की, जैसे वो इकॉनमी को उन्होंने बढ़ा चढ़ाया, जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने बेहतर हालत की वहाँ पर, तो अभी सिचुएशन आपको क्या लग रही है? देखें, शुक्रिया। पहले वाला मौका मुझे नहीं मिला ब्रेक के बाद, तो सर उसके लिए माजरत, मैं इट्स स्किप फ्रॉम माय माइंड, आप उसको कंप्लीट कर लें। आप मौका मुझे बात करने का मौका मुझे देंगी। जी। इस वक्त तो जो डिटेल इत्तेशाम साहब ने और लगारी साहब ने जो बताई हैं, जो बातें बताई हैं, मैं उससे बिल्कुल हट के बात करूंगा, चीज़ को मैं कि रिपीटिशन ना हो। इस वक्त मुझे ये लग रहा है जो एनालिसिस इस वक्त आ रहे हैं, एक तो राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई थोड़ी देर पहले, कोई घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यही बात कही कि मुस्तरद कर दिया इम्कान के हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। क्यों? उनको पता चल गया 234 सीटें उनकी हैं इस वक्त तक, 17 अदर्स और दूसरे जो छोटी पार्टियां या कोई इंडिविजुअल्स और सारा, और 292 जो हैं उनकी है। अब वो 272 पे सीटें, 272 पर आराम से जो है वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो उससे वो हद उन्होंने वो पार कर लिया। लेकिन ये बात कि इस बार 400 पार, ये वाला नारा जो है उनका बिल्कुल दम तोड़ गया। और जो उनको एक ब्रिम विद, वो क्या कहते हैं ना, विद कॉन्फिडेंस से भरे होकर उन्होंने कहा कि इस दफ़ा तीसरी बार हम ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक जितनी उनकी वो साथ में कोलिशन से को साथ उन्होंने ज़रूर रखा, लेकिन उनकी जितनी अक्सरियत है उस अक्सरियत के मुताबिक वो ये समझते थे कि मैंने फैसले करते थे और उनके साथ कोलिशन उनके फैसलों की वो भी करते थे कि बड़ी पार्टी है और जो फैसले करी। अब शायद इस तरह ना हो। अब जब उनके जो इत्यादी हैं उन इत्यादियों की बात भी माननी पड़ेगी और एक किस्म की इस तरह वीक गवर्नमेंट ना बने, लेकिन विद इन अ कोलिशन एक वीक उनकी पोजीशन होगी। पहले जिस तरह वो फैसले दड़दड़ा के फैसले करते थे और किसी से पूछते भी नहीं थे, सब मान लेते थे, उस तरह शायद ना हो। और आगे चलकर जो आपने बात की, तो जिस तरह की हुकूमत होगी और अपोजिशन की जो पोजीशन इस वक्त है, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं
वो भी ज़ाहिर है उनको उतनी अहमियत तो देंगे। कल तक उनकी अहमियत नहीं थी, उनकी पार्लिमानी स्ट्रेंथ नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, इस वक्त सबसे पॉपुलर जो है इस वक्त ये है, तो ज़रा इन्हीं को वो करें। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी और जितने आपके जो है वो उनको और उनको अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ेगा। जो इस वक्त हुकूमत बनेगी बीजेपी की, वो अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस तरह बिल्डोज नहीं करेंगे जिस तरह वो पहले करते आए। जी मैं चाहूँगी कि आप अपना जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड, जिस तरह से मैंने आपसे माजरत की कि मैं अगले टॉपिक हम उसकी जानिब बढ़ गए, मेरे नहीं कोई नहीं, वो तो वैसे नहीं कोई नहीं, अब तो गुजर गया, कोई नहीं, तो वैसे ही चलें, मैंने कंप्लीट कर ली। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आते हैं। डॉक्टर साहब, ये सारी सिचुएशन में देखते हुए मोदी सरकार जो एक दहाई तक हम देखते रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने हुकूमत की और सारी सिचुएशन बनी, टाइम रह जाएगा, मैं बता देता हूँ जो बातें, क्वेश्चन वही होगा। देखिए, पहले तो ये है कि आप क्लियर हो जाएं, जिस तरह लगारी साहब ने बताया कि यहाँ दो बड़े अलायंस इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। एक है बीजेपी का अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, वो इलेक्शन लड़ रहा है। दूसरा है कांग्रेस का इत्तेहाद, नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जो आपने कहा था कि इत्तेहादी मिलेंगे, ये तो इत्तेहादियों में ही लड़ रहे हैं। 543 रुकनी पार्लियामेंट 1.5 माह तक, मैं फैक्ट एंड फिगर सामने रखूंगा ताकि हकाइक सामने जाए। पसंद और नापसंद तो बहुत हमारी क्या है बहुत होती है। 543 रुकनी पार्लियामेंट में 1.5 माह तक 7 मरहलों में ये इंतखाबात होते हैं और इसमें तकरीबन 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें हक़-ए-रादही जो इस्तेमाल हुई है वो 64.2 करोड़ लोगों ने की है। अभी गिनती का अमल जारी है और तकरीबन कोई 7 से 8 राउंड गिनती हुई है, कोई फैसला नहीं कर सकता। अब रही बात कि जनाब इलेक्शन की वेबसाइट पे 543 में से 522 सीटों का रुझान सामने आया है और बीजेपी ने 298 सीट ली है, 298 सीट हासिल कर ली है अब तक, जो मेरी अभी इंफॉर्मेशन थी। और दूसरी कांग्रेस की जो इत्तेहादी हैं वो 228 पर इस वक्त खड़े हैं। अच्छा, 28 नशिस्तों पर दीगर सियासी जमातें उनकी जो हैं अलग अलग लड़ रही हैं, जिनका अपना इंडिविजुअल रोल है वो है। यूपी जिस तरह कहा गया, समाज पार्टी 34 नशिस्तों से आगे चल रही है। मगरबी बंगाल तृणमूल कांग्रेस 23 सीटों पे है। आंध्र प्रदेश टीडीपी 15 सीटों पे है। बिहार जेडीयू 15 सीटों पे है। और ये कह देना कि जनाब आली हुकूमत तो नज़र आ रही है कि बीजेपी की बन रही है और उसका भी अभी इत्तेहादी है, इत्तेहादियों की भी सीटें सामने आ रही है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने 400, क्योंकि ये 18वां इलेक्शन है लोकसभा का आपका इनका, और इसमें अभी तक बीजेपी ने जो कहा था कि 400 सीटें उनकी होंगी, कहते हैं पाकिस्तान में भी कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं, लेकिन 300 के करीब पहुंच चुकी है बीजेपी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने 300 सीटें 543 सीटों में से हासिल कर ली हैं। समझ में आया? हम तो पाकिस्तान में 1, 2, 4, 5, 8 सीटें इत्तेहादियों के साथ आगे जाते हैं। 272 में 300 तक तो वो पहुँचे हुए हैं और अभी 522 सीटों का रुझान बताया गया है, 543 सीटें हैं। ये भी मुमकिन है कि कांग्रेस, जो कि एक बड़े अच्छे इत्तेहाद के साथ लड़ रही है, और उसकी कुछ एक बात और बता दूं, अगर किसी जगह से आप वॉश आउट हो रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि तमिलनाडु में अगर टोटली 5 सीट है, वहाँ से आप माइनस हो गए, और यूपी जिसमें एक बहुत बड़ा, जैसे पंजाब हमारे होता है कि जनाब जो पंजाब में जीतता है वही मरकज़ में हुकूमत बनाता है, क्योंकि वहाँ सीटें ज़्यादा हैं। तो किसी जगह से वाइप आउट होने का मतलब ये नहीं होता है। बाज़ औक़ात पार्टियाँ उस जगह ज़्यादा काम करती हैं कि जहाँ उनको जिनकी बुनियादों पर हुकूमत बना सके। तो ये कंडीशन जो है इस वक्त बीजेपी के लिए कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन कांग्रेस और उनके इत्तेहादी, जो माजी में उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया है। अब देखना ये है कि बीजेपी हुकूमत तो बनाने जा रही है और उसके इत्तेहादी मिलकर काफ़ी उन्होंने सीटें हासिल कर ली हैं। कांग्रेस एक बहुत भारी, डॉक्टर साहब ये बताएं, आम पार्टी के केजरीवाल के साथ क्या बना उनकी? डॉक्टर साहब ये बताएं, केजरीवाल के साथ आम पार्टी जो है ना, आम आदमी पार्टी, उनके साथ क्यों हाथ हो गया? देखिए, आम पार्टी मुख्तलिफ
दिल्ली में तो सफाया हुआ है ना, दिल्ली में तो सारी सीटें बीजेपी ने ले ली। जी, आम पार्टी जो है वो जीती है, लेकिन बहुत ही कम लिमिटेड जगह पर। लेकिन जी, जिस जगह पर उनका अपना सूबा था उस जगह पर भी उनकी जीत जो है वो नजर नहीं आ रही है, बल्कि उनके काफी कम मेरे पास आदत शुमार नहीं है उनका, वरना मैं जरूर दे देता आपको। जी एहतशाम साहब जैसे ये कह रहे थे, आम आदमी पार्टी जो है उसने दिल्ली में तो कामयाबी हासिल नहीं की है, इसलिए कि दिल्ली हमेशा से उसके पास था। कई बहुत मादी के इलेक्शन में दिल्ली में वो जीतती थी, हुकूमत भी दिल्ली में वही बनाती थी। दिल्ली में उसे सीटें नहीं मिली हैं। दिल्ली की तकरीबन सारी सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिली हैं, और पंजाब में जो उसने कुछ सीटें हासिल की हैं, पंजाब में उसे मिली हैं चंद सीटें, लेकिन ये कि आम आदमी पार्टी का वो रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये भी साहब उनके साथ जो हाथ किया मोदी ने, बात तो सही है ना कि 2 महीने के लिए अंदर बंद कर दिया था केजरीवाल को। वो अपनी आमना जिस तरीके से उसको तो मौका, सही बात है, उसको तो मौका नहीं मिला, उसको तोड़ दिया। जी ठीक, मौका नहीं मिला, उनको अंदर कर दिया जो है वो बेसिकली कैंपेन का मौका नहीं मिला। ठीक है जी बिल्कुल। और जिस तरह से ये ऑपोजिशन के खिलाफ जो हमने देखा कि उनकी पॉलिसीज हमारे सामने आई, जो जारी अमल में लाई गई, झूठे मुकदमात बनाए गए, जिनका जिक्र भी आज करते रहे। और जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जी राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई है, ऑब्वियसली स्पेस बनी तो ये इम्प्रूवमेंट आई। अब ये जो पॉलिसीज़ मोदी सरकार की जिन पे तनकीद होती रही है, और जिसमें हम देखते रहे कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के बाद, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स के बाद भी इंटरनेशनल प्लेयर्स की जानिब से जो एक एग्रेशन का इजहार भी किया गया, वो भी कहीं ना कहीं इसमें मैटर करता है। इसके साथ ही तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।